Namaskar, my dear friends. Today we are going to discuss something about the constitution or establishment of the State Human Rights Commissions of India. आज my dear friends हम राज्य मानव अधिकार आयोगों के गठन के बारे में बात करने जा रहे हैं, जैसा कि हमने कुछ बेसिक थिंग लास्ट वीडियो में भी डिस्कस की थी, सो प्लीज वॉच द सेम। अगर हम राज्य मानव अधिकार आयोगों की बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो इनका जो गठन है वो सेक्शन 21 ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 से हुआ है। अब हम बेसिकली ये बात करेंगे कि इनकी इस्टेब्लिशमेंट करता कौन है। इनकी इस्टेब्लिशमेंट जो है माय डियर फ्रेंड्स वो स्टेट गवर्नमेंट करती है, मीन राज्य सरकार करती है। और वो राज्य सरकार क्या करेगी, एक अध्यक्ष को अपॉइंट करेगी, एक सदस्य को अपॉइंट करेगी, एक और सदस्य को अपॉइंट करेगी। अब ये जो अध्यक्ष है, जो चेयरपर्सन है, जो मेंबर्स हैं, इनकी क्वालिफिकेशंस क्या होंगे, या फिर हु शैल बी एलिजिबल फॉर बीइंग for the appointment of chairperson or members of SHRC, that is State Human Rights Commission. So कुछ बेसिक थिंग मैं आपको बता देना चाहूंगा। इन दिस रेस्पेक्ट अ बॉडी एज स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन मे बी, एक शब्द यूज किया गया है मे बी, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट for exercising the conferred power and performing the assigned functions by notification of the state government may be specified. The State Human Rights Commission shall be consisted with as मीन राज्य सरकार एक राज्य मानवाधिकार आयोग के रूप में जाने वाली संस्था का गठन करेगी और राज्य आयोग को समानुदेशित कार्य जो दिए जाएंगे उनका वो निष्पादन करेगा। अब इसमें एक चेयरपर्सन होता है माय डियर फ्रेंड्स। वो चेयरपर्सन कौन होगा? अभी 2019 में अमेंडमेंट हो गया है इन द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 में, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में 2019 में अमेंडमेंट हो गया। और वो अमेंडमेंट जो है माय डियर फ्रेंड्स वो 27 जुलाई 2019 से लागू हुआ। उस अमेंडमेंट के पहले की मैं स्थिति बता देता हूं, अमेंडमेंट के बाद की बता देता हूं। अमेंडमेंट्स के बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाया है, सो प्लीज वॉच ऑन अवर यूट्यूब चैनल, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप उसे वॉच करें। तो अमेंडमेंट से पहले यह था कि इसका चेयरपर्सन कौन हो सकता है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का, बिफोर 2019 अमेंडमेंट, मीन 27 जुलाई 2019 से पहले की स्थिति बता रहा हूं। अ चेयरपर्सन हु हैज बीन अ चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट, हैज बीन यूज किया गया है, मतलब इसमें एक अध्यक्ष होगा जो वो व्यक्ति होगा जो उच्च न्यायालय मीन हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश रहा हो, हैज बीन रहा हो, अ टर्म हैज बीन बी नोटेड प्लीज। अब 2019 में से अमेंडमेंट कर दिया गया है। 27 जुलाई से आगे की स्थिति क्या है? नाउ प्रेजेंट में हु शैल बी एलिजिबल और क्वालिफाइड पर्सन फॉर बीइंग अ चेयरपर्सन ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरपर्सन बनने के लिए कौन एलिजिबल होगा, क्वालिफाई कौन होगा? तो अब अमेंडमेंट के बाद की स्थिति यह है, हु हैज बीन अ चीफ जस्टिस और अ जज ऑफ द हाई कोर्ट। मीन माय डिफेंस इसमें एक नया शब्द इंसर्ट कर दिया है, चीफ जस्टिस, और एंड नहीं लिखा है, और अ जज, मीन दोनों में से चीफ जस्टिस रहा हो या हाई कोर्ट का जज रहा हो, वो व्यक्ति एसएचआरसी का चेयरपर्सन हो सकता है। अब हम बात करेंगे, इसमें एक मेंबर होगा, वन मेंबर होगा। वो मेंबर कौन होगा? एक वो व्यक्ति, इसका जो सदस्य है, अगला अध्यक्ष के बाद एक सदस्य होगा। वो सदस्य की क्वालिफिकेशन क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एक सदस्य जो राज्य में उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश अथवा, और करके लिखा है, अथवा जिला न्यायाधीश के रूप में न्यूनतम कम से कम 7 वर्षों के अनुभव के साथ जिला न्यायाधीश है या रहा हो। दो शब्द अलग अलग हैं, इज और हैज बीन, मतलब है या फिर रहा हो। मीन एक सदस्य वो हो सकता है, होगा इसमें वन मेंबर हु इज मीन है, हैज बीन मीन रहा है, अ जज ऑफ द हाई कोर्ट और अ डिस्ट्रिक्ट जज। अगर हाई कोर्ट जज नहीं है तो डिस्ट्रिक्ट जज चलेगा, अगर डिस्ट्रिक्ट जज नहीं है तो हाई कोर्ट जज रहा हो। इज और हैज बीन दो हेल्पिंग वर्ब्स यूज की गई हैं। डिस्ट्रिक्ट जज विद द मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 7 years एज द डिस्ट्रिक्ट जज इन द स्टेट। उसके बाद माय डिफेंस इसमें एक अध्यक्ष हो गया, एक मेंबर हो गया, एक सदस्य हो गया, फिर एक मेंबर होगा। वो सदस्य क्या होगा? एक ऐसा सदस्य जिसकी नियुक्ति उन व्यक्तियों में से की जाएगी जिन्हें मानव अधिकारों से संबंधित मामलों का ज्ञान हो या उसमें व्यवहारिक अनुभव हो। वन मेंबर टू बी अपॉइंटेड फ्रॉम अमंग द पर्सन्स हु आर हैविंग द नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन मैटर्स रिलेटिंग टू द ह्यूमन राइट्स। मीन मानव अधिकारों के बारे में नॉलेज हो और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो, वो व्यक्ति इसका सदस्य होगा। मतलब मेनली अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की, तो इसमें कंसाइसली ये कह सकते हैं एक अध्यक्ष है और 2 मेंबर्स।
अब हम आगे बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स कि क्या कोई व्यक्ति 2 और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वो किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति को चेयरपर्सन अपॉइंट कर सकती हैं। इसके बारे में ये, इन दिस रेस्पेक्ट 2 और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स में अपॉइंट द चेयरपर्सन और मेंबर ऑफ अदर स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन साइमल्टेनियसली if such chairperson or member gives consents for such appointments with the consent of the chairperson or member of the state commission, but the aforesaid appointment shall be done after getting the recommendation of the committee। कि ये जो अपॉइंटमेंट्स की बात कर रहे हैं वो उस कमेटी की रिकमेंडेशंस पर किए जाएंगे। अगर माय डिफेंस हम बात करते हैं कि इसमें जो अपॉइंटमेंट होंगे वो कमेटी की रिकमेंडेशन पर होंगे, तो वो कमेटी क्या है वो मैं बताना चाहूंगा, बट मैं आपको ये चीज हिंदी में क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि 2 या 2 से अधिक राज्य सरकारें राज्य आयोग के किसी अध्यक्ष या सदस्य की सम्मति से ऐसे अध्यक्ष या सदस्य को यथास्थिति जो भी हो एक ही समय में अन्य राज्य मानव अधिकार आयोग के लिए नियुक्त कर सकती हैं। तो आंसर है हाँ, यदि ऐसा अध्यक्ष और सदस्य ऐसी नियुक्ति के लिए सम्मति दे दे। मतलब एक स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है, उसमें कोई एक पर्सन अध्यक्ष है या सदस्य है, तो क्या उसे दूसरे राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष या सदस्य के रूप में अपॉइंट किया जा सकता है? तो 2 या 2 से अधिक राज्य सरकारें उस राज्य सरकार के अध्यक्ष या सदस्य की कंसेंट से ऐसे अध्यक्ष और सदस्य को एक ही समय में साइमल्टेनियसली मीन इन वन टाइम एट अ टाइम अन्य राज्य आयोग के लिए भी नियुक्त कर सकती हैं, यदि ऐसा अध्यक्ष और सदस्य जो व्यक्ति है वो नियुक्ति के लिए अपनी कंसेंट दे दे। ये इसमें मेंशन किया गया है सबसेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 21 ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट। अब हम बात कर रहे हैं रिकमेंडेशंस की कि इसमें जो अध्यक्ष हैं, 1 मेंबर हैं और फिर 1 मेंबर है, इनकी जो अपॉइंटमेंट होगी वो डायरेक्ट नहीं होगी। अपॉइंटमेंट की अगर हम बात करते हैं कि इनकी जो अपॉइंटमेंट है वो कौन करेगा, अपॉइंटमेंट कौन करेगा इनके, द चेयरपर्सन एंड मेंबर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। जो राज्य मानव अधिकार आयोग का जो अध्यक्ष है उस अध्यक्ष की और सदस्यों की जो नियुक्ति है वो गवर्नर के द्वारा की जाएगी। अब गवर्नर डायरेक्ट इनको अपॉइंट नहीं करेगा, उसके लिए एक कमेटी से रिलेटेड प्रोविजन प्रिस्क्राइब किए गए हैं सेक्शन 22 में। जब वो कमेटी रिकमेंडेशन देगी तभी किसी व्यक्ति को जो क्वालिफाइड है, एलिजिबल है, अर्हता रखता है, उसे राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष और सदस्य बनाया जा सकता है। अब वो कमेटी किन किन पर्सन्स से मिलकर बनेगी वो मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूं। ये जो कमेटी है जो रिकमेंडेशन करेगी, सिफारिश करेगी, अनुशंसा करेगी, उस कमेटी में एक चेयरपर्सन होगा। तो चेयरपर्सन कौन होगा? चेयरपर्सन चीफ मिनिस्टर उस स्टेट का, जो उस स्टेट का मुख्यमंत्री है वो इसका चेयरपर्सन होगा। उसके बाद एक मेंबर होगा जो कि स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, स्पीकर का मतलब जो विधानसभा का अध्यक्ष है वो उसका एक सदस्य होगा। उसके बाद नेक्स्ट एक और मेंबर होगा मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ द होम इन द स्टेट, जो गृह विभाग है उसका जो इंचार्ज मिनिस्टर है वो इसका एक सदस्य होगा। फर्दर एक मेंबर होगा द लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो विधानसभा है, उसके विपक्ष का नेता भी इसमें सदस्य होगा। हम अच्छी तरह जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार कि जब हम राज्य की बात करते हैं तो सभी राज्यों में विधान परिषदें नहीं है, विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली है। कुछ ही स्टेट्स हैं जिनमें विधान परिषद के प्रोविजन दिए गए हैं, किए गए हैं। अब जहां विधानसभा तो सभी जगह है, तो अ मेंबर एक फर्दर सदस्य होगा लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, जो जस्ट मैंने इससे पहले आपको बताया था। जिन स्टेट्स में विधान परिषद की व्यवस्था की गई है, जहां विधान परिषद एग्जिस्ट करती है, वहां पर एक फर्दर मेंबर और बढ़ जाएगा। वेयर देयर इज अ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट, द चेयरपर्सन ऑफ द स्टेट काउंसिल, उस स्टेट काउंसिल का चेयरपर्सन भी मेंबर होगा। और जब लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी माय डियर फ्रेंड्स, तो अपोजिशन का लीडर भी होगा। तो फर्दर जो लास्ट मेंबर है द लीडर ऑफ द अपोजिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं, लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद की बात कर रहे हैं। तो ये जो पर्सन्स हैं, इन पर्सन्स को मिलकर एक कमेटी बनी है और वो कमेटी रिकमेंडेशन देगी, तभी किसी व्यक्ति को
गवर्नर के द्वारा राज्य मानवाधिकार आयोग, स्टेट मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष या सदस्य अपॉइंट किया जा सकता है। अब हम आगे की माय डिफेंस अगर हम बात करें कि आगे हमने पढ़ा था अभी कि इज शब्द यूज किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति जज है हाई कोर्ट का तो या फिर डिस्ट्रिक्ट जज है, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि इज और हैज बीन यूज किया गया। अगर हैज बीन है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर इज है, अगर प्रेजेंट में वो व्यक्ति कार्यरत है तो उस संबंध में ये प्रोविजन किए गए हैं कि द सिटिंग जज ऑफ द हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट जज एज, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, शैल बी अपॉइंटेड आफ्टर कंसल्टेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट रेस्पेक्टिव। अगर कोई वर्किंग प्रेजेंट में हाई कोर्ट जज है या डिस्ट्रिक्ट जज है तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो है उस स्टेट का, उसका कंसल्टेशन लेना पड़ेगा, तभी उस इज मीन है जो प्रेजेंट में सिटिंग जज है, तभी उसको स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में अपॉइंट किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। अब हम बात करते हैं इनके टर्म और ऑफिस की। टर्म और ऑफिस के बारे में माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पर दो अलग अलग कंडीशन है। पहली बिफोर अमेंडमेंट एंड आफ्टर अमेंडमेंट। मैंने अमेंडमेंट के लिए अलग वीडियो बनाया है, प्लीज वॉच द सेम। अमेंडमेंट से अगर हम पहले की बात करें, ये जो अमेंडमेंट है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में 27 जुलाई 2019 से इन्फोर्सेबल है, मीन 2019 में अमेंडमेंट हुआ। अमेंडमेंट से पहले इसके चेयरपर्सन और जो सदस्य हैं उनका जो कार्यकाल था वो 5 साल या 70 साल, विच एवर अर्लियर, जो भी पहले हो वो था। बट अब ये कंडीशन अमेंड कर दी गई है। अमेंडमेंट करने के बाद अभी प्रेजेंट में जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है उनके अध्यक्ष और सदस्य का कार्यकाल 3 साल या 70 साल एंड शैल बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, और रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल होंगे। तो प्रेजेंट में इनका 3 साल या 70 साल कार्यकाल कर दिया गया है एंड शैल बी री एलिजिबल मीन शैल बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल होंगे। अब माय डियर फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं इनके रेजिग्नेशन की कि अगर हम इनके क्या ये रेजिग्नेशन दे सकते हैं, तो अगर हम बात करें तो ये रेजिग्नेशन भी दे सकते हैं। द रेजिग्नेशन में बी गिवन बाय द चेयरपर्सन ऑफ मेंबर्स इन राइटिंग बाय हैंड एड्रेस टू गवर्नर। ये जो राज्य मानव अधिकार आयोग है इनका जो अध्यक्ष है और जो सदस्य हैं वो गवर्नर मीन राज्यपाल को राइटिंग में अपना रेजिग्नेशन त्यागपत्र दे सकते हैं। अब इनके रिमूवल प्रोसीजर क्या है, इन्हें अध्यक्ष और सदस्यों को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है। द रिमूवल प्रोसीजर ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ मेंबर इज द सेम मीन एज सेम ऑफ द NHRC, जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, जो लास्ट वीडियो में मैंने अलग से सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, प्लीज वॉच। उसमें राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने की जो प्रोसीजर है वही प्रोसीजर जो है, सेम प्रोसीजर शैल बी एप्लीकेबल फॉर द रिमूवल ऑफ द चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। अब इसमें एक सेक्रेटरी होगा। सेक्रेटरी शैल बी ट्रीटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है उस स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का जो सेक्रेटरी है वो चीफ एग्जीक्यूटिव पर्सन माना जाएगा। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर भी अमेंडमेंट कर दिया गया है। अमेंडमेंट यहाँ पर अगर हम बात करें तो अमेंडमेंट क्या कर दिया गया है कि अगर हम स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की बात करते हैं तो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में जैसा कि मैंने आपको बताया एक सेक्रेटरी के बारे में प्रोविजन किए गए हैं कि एक सेक्रेटरी होगा जो कि राज्य मानव अधिकार आयोग जो है उस राज्य मानव अधिकार आयोग का उसे हम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मानेंगे एज पर सेक्शन 21 सबसेक्शन 3 मीन अमेंडमेंट इसमें हुआ है। तो अमेंडमेंट के पहले की स्थिति बता देता हूं क्या है। देयर शैल बी अ सेक्रेटरी हु शैल बी द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द स्टेट कमीशन एंड शैल एक्साइज सच पावर and discharge such functions of the state commission as it may delegate to him। मीन एक सचिव होगा जो राज्य मानव आयोग का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा। राज्य आयोग की ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा, ऐसे कार्यों का निर्वहन करेगा जो उसे प्रत्यायोजित किए जाएं, मतलब उसे दिए जाएं। लेकिन अब इसमें प्रेजेंट में 2019 का जो अमेंडमेंट है जो 27 जुलाई 2019 से एप्लीकेबल है उसमें अमेंडमेंट कर दिया गया है। अगर हम बात करते हैं कि इसमें क्या अमेंडमेंट किया गया है तो वो मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहूँगा, प्लीज लिसन केयरफुली। यहाँ पर जो शब्द मैंने अभी आपको बताया, शैल एक्साइज सच पावर एंड डिस्चार्ज सच फंक्शन ऑफ स्टेट कमीशन एज इट मे डेलीगेट टू हिम, ये एक्सप्रेशन है शैल से लेकर डेलीगेट टू हिम तक, इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया। इसकी जगह पर नए शब्द क्या आए हैं आफ्टर अमेंडमेंट, वो ये है कि शैल सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ द चेयरपर्सन
एक्साइज ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल पावर्स ऑफ द स्टेट कमीशन। ये नए शब्द इसमें इंसर्ट किए गए। वंस अगेन आई रिपीट, शेल सब्जेक्ट टू कंट्रोल ऑफ द चेयरपर्सन एक्साइज ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल पावर्स ऑफ द स्टेट कमीशन। ये अमेंडमेंट हुआ है अभी प्रेजेंट में सेक्शन 21 में। सो माय डियर फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको बताया स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन कैसे कॉन्स्टिट्यूट होता है। स्टेट गवर्नमेंट करती है, इसमें चेयरपर्सन होगा, मेंबर्स होंगे, एक सेक्रेटरी होगा। अब आगे फर्दर वी हैव टू डिस्कस, वी हैव टू स्टडी दैट कि जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है, इनकी प्रोसीजर क्या होगी, इनके फंक्शंस क्या होंगे और इन्हें कौन सी पावर्स दी गई हैं, जुरिस्डिक्शन क्या है, कितने टाइम लिमिट में अगर ह्यूमन राइट वायलेट होता है तो हम स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन ये भी है क्या एक ही कंप्लेंट को, एक ही सब्जेक्ट मैटर को हम नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन रिस्पेक्टिव क्या दोनों में कर सकते हैं? तो आंसर है नहीं। वो क्यों, कारण क्या है, क्या प्रोविजंस हैं इससे रिलेटेड, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताना चाहूंगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब इट, लाइक इट, शेयर इट and give your comments as feedback to us, and also please watch our YouTube channel. Thank you so much.